हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके थे रक्त के बारे में और हमने बता दिया था आपको कि रक्त को दो भागों में बांट दिया जाता है। रक्त का आधे से अधिक हिस्सा प्लाज्मा होता है और लगभग 55% और 45% हिस्से में जो उसका ब्लड का होता है उसमें 45% में कार्पोसेल्स होती हैं, ब्लड कार्पोसेल्स, जिसको हम रक्त कणिकाएं बोलते हैं। इन रक्त कणिकाओं को तीन भागों में बांट दिया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। गाइस हम बताए थे कल लसिका, कल सीरम के बारे में बताए थे, लसिका रह रही थी। हमने बताया था सीरम के बारे में कि अगर जिसे प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन को यदि प्लाज्मा से अलग कर दिया जाए तो वो सीरम बन जाता है। लेकिन एक कई बार एक प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका गांठ कौन सी है। तो हम बताए थे कि स्प्लीन, कल स्प्लीन के बारे में बताए थे। स्प्लीन इसको हिंदी में प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली भी बोलते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका गांठ है। लसिका गांठ बनता कैसा है, कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इस चीज को थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमने बता दिया कि ब्लड में हमने बताया था कि ब्लड में कार्पोसेल्स होते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स एंड इसके साथ में होता है प्लाज्मा। इन सबको मिला के बनता है रुधिर, रक्त, ब्लड, जिसको हम रुधिर बोलते हैं। इसका निर्माण होता है। गाइस इसी से यदि आरबीसी को निकाल दिया जाए, सिर्फ आरबीसी, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, इनको यदि हम आउट कर दें इसमें से तो यही बन जाता है लसिका। और यही लसिका गांठ का निर्माण करता है, उसमें आरबीसी नहीं होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है वनडे एग्जाम में कि लसिका गांठ में जो रक्त का कौन सा तत्व नहीं रहता है इसमें। तो आरबीसी, गाइस आरबीसी ध्यान रखेंगे, आरबीसी इसमें अनुपस्थित होता है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित रहती हैं। और जैसे कल हम बताए थे कि डब्ल्यूबीसी में प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा रक्त है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा काम करती हैं और एंटीबॉडी बनाती हैं। इसमें टी लिम्फोसाइट की हम बात किए थे कल कि टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जो भी बैक्टीरिया अटैक करते हैं उनको मारने का काम करती है, बच्चन का। तो जब ये लसिका बनेगी तो चूंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है तो डब्ल्यूबीसी में सारी चार हम बताए थे कल, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, इनके बारे में बताए थे कि क्या करती हैं, जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। तो ये सब इसमें डब्ल्यूबीसी में मौजूद हैं। तो अगर लसिका करेंगे क्या कि जीवाणुओं का भक्षण करेगी। अगर कोई भी वायु बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, जा रहा है इसके पास, तो क्या करेगी, शरीर में जगह जगह लसिकाएं गांठ बनी हुई है लेकिन छोटी छोटी वो रहती हैं। तो ये करती क्या है, जीवाणुओं का भक्षण करती है। अगर ये लसिका गांठ ज्यादा बड़ी हो जाए तो इससे नुकसान भी है। ये जगह जगह देखेंगे कि फूल जाता है, गुठलीनुमा हो जाता है, ये लसिका गांठ ही है। तो ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ता है, उससे दिक्कत होने लगती है। कई जगह लसिका गांठों में दर्द होने लगता है या पस हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो इसका नुकसान भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे ये बनता है, ये समझने वाली चीज है कि सबसे बड़ी लसिका गांठ, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका गांठ कौन सी है, तो आप बता देंगे कौन सी, स्प्लीन। यही प्रश्न बनता है, एक स्प्लीन या प्लीहा, जिसको आरबीसी का कब्रगाह भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसी इसमें क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है। आरबीसी रहेगी नहीं और लसिका रहता है, यही लसिका है। अब हम बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण का मतलब होता है
कि रक्त हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ट्रेवल करता है। हम बताए थे कल कि ब्लड को जैसे ये नीले हैं, दायां नीले और बायां नीले, ये पंपिंग करके जब हमारे शरीर से जब रक्त एकत्रित होके अगर हार्ट के पास आ रहा है, कहीं से भी हार्ट के पास होता जब ब्लड आ रहा है, तो ये समझिए कि जब ब्लड आ रहा है तो वो आएगा किसके माध्यम से, शिराओं के माध्यम से। यहां से एक कंफ्यूजन होता है, उसको आज हम क्लियर कर दे रहे हैं। और ब्लड अगर पंपिंग कर रहा है, नीले से जुड़ गया है कोई नलिका, कोई भी नलिका अगर नीले से जुड़ी हुई है तो उसको ध्यान रखेंगे, उसको बोलेंगे धमनी। अगर कोई भी नलिका नीले से जुड़ी हुई है तो उसको धमनी बोलेंगे। अगर आलिंद से जुड़ी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे, शिरा बोलेंगे। और शिराओं में आलिंद है, आलिंद से जुड़ी हुई है शिरा। यहाँ पे देखिए सारा जो रक्त है शिराओं के माध्यम से कहाँ आता है, दाएं आलिंद में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। यहां से जब ऑक्सीजन नहीं रहता आ जाता है तो फिर आ जाता है कहाँ पे, दाएं नीले में। तो दाएं नीला क्या करता है, पंपिंग करके इसको भेज देता है कहाँ पे, लंग्स के पास। लंग्स को फुफ्फुस भी बोलते हैं हिंदी में, फुफ्फुस। और इसीलिए ये लंग्स के पास जा रहा है, इसलिए फुफ्फुस इसको धमनी बोलते हैं। पहले हम बताएं कि जो नीले से जुड़ी हुई नलिका रहेगी उसको धमनी बोलेंगे। नीले से जुड़ी हुई जो भी नलिका है, जो भी है रक्त वाहिनियां है, उनको बोलेंगे धमनी। तो यहां से क्या करेगा, नीले इसको पंप करेगा और भेजेगा लंग्स के पास। तो ये चूंकि अभी शरीर से आया है, इसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो ये कौन सा रक्त रहेगा, इसे अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त में ये नहीं समझिएगा कि अशुद्ध रक्त है तो इसमें कचरा भरा होगा, या शुद्ध रक्त है तो ये खूब साफ सुथरा है, क्लीनिंग किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध अशुद्ध से तात्पर्य बस इतना है कि शुद्ध रक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलाया जा चुका है, अशुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन मिला हुआ नहीं है, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं के द्वारा यूज किया जा चुका है, उसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो अशुद्ध है। और जिसमें ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा मिला दिया गया है वही क्या है, शुद्ध है, शुद्ध रक्त। तो यहां से जाएगा लंग्स के पास, जब शुद्ध हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो यहीं से हम बताएं कि जब आएगा आलिंद में तो इसको क्या बोलेंगे, शिरा बोलेंगे। इसीलिए इसको पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, पल्मोनरी शिरा। और पल्मोनरी शिरा जब लंग्स से जब यहाँ आ रहा है तो लंग्स क्या किया, इसमें ऑक्सीजन मिला दिया है, तो इस शिरा में भी कौन सा रक्त बह रहा है, शुद्ध। फिर उसके बाद आएगा नीले में, बाएं नीले, और यहाँ पंपिंग करेगा महाधमनी। अब परिसंचरण किस प्रकार होता है, कैसे रक्त हमारे शरीर से घूम के पुनः हार्ट के पास आता है, उस चीज को हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ से महाधमनी है, ये महाधमनी से बाएं नीले पंपिंग किया और महाधमनी के द्वारा रक्त पहुंच गया, और यहाँ से महाधमनी से धमनियां लगी होती हैं, महाधमनी से धमनियां कनेक्टेड होती हैं, वितरकाएं इसकी होती है, जिसको हम धमनी बोलते हैं। और धमनियों में क्या होता है, फिर उसके बाद धमनियों से छोटी धमनियां, उससे भी पतली पतली धमनियां कनेक्टेड होती हैं। और धमनियां का जो छोटी धमनियों का लास्ट सिरा है, ये जाके जो कोशिकाओं के पास, जो कोशिकाएं हैं सेल से जुड़ी होती है, और इन कोशिकाओं से जुड़ी हुई जो संरचना है इसको केशिका बोलते हैं, केशिका, कैपिलरीज, केशिकाएं। और केशिकाएं, एक सिरा केशिका का, एक सिरा छोटी धमनी से और एक सिरा छोटी सिरा से जुड़ा होता है। और जब यहाँ पे सेल के द्वारा ऑक्सीजन O2 यूज कर लिया जाता है तो पुनः ये छोटी सिरा के माध्यम से आ जाती है सिरा में, और सिरा के माध्यम से आ जाती है महासिरा में। और ये अग्र महासिरा और पश्चिम महासिरा है, जो सिराएं कनेक्टेड है कहाँ से, आलिंद से, दाएं आलिंद में ला के रक्त को गिरा देती है। फिर पुनः वही प्रक्रिया, दायां आलिंद में आता, आलिंद से दाएं नीले में आता है, फिर पंपिंग लंग्स, और पुनः रक्त में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी प्रक्रिया समझ में आया होगा रक्त परिसंचरण का। और ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। और एक चीज और बता दें आपको, ये जो धमनियां होती हैं चूंकि इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कई बार देखेंगे जैसे किसी का हाथ कट जाता है, या कोई किसी बात में किसी से झगड़ा हो गया तो कहेंगे हाथ काट लेंगे। तो गाइस ये महा जो धमनी है ये काफी
हमारे हाथों के नसों के अंदर होता है, बहुत मतलब मांस के अंदर होता है। और जो ऊपर होती है छोटी धमनी या केशिकाएं होती हैं, और यही केशिकाएं कटती हैं। अगर कोई ब्लेड से काट रहा है, हाथ हो हल्का फुल कट रहा है, तो उसमें केशिका ही कटती है। तो केशिका कटेगी तो उसमें थोड़ा थोड़ा ब्लड निकलता है। अगर ज्यादा कट गई, छोटी धमनी कट गई, तो उससे ज्यादा ब्लड निकलेगा। या छोटी सिरा कट गई, सिरा कट गई, छोटी सिरा कट गई, या महासिरा भी कट गई ज्यादा, तो दिक्कत नहीं है उतना। क्योंकि सिराओं के लिए ब्लड क्या हो रहा है, लौट रहा है, लौटता हुआ ब्लड है, इस पे कोई प्रेशर कम होता है। बताए थे कि इसमें जब मापा जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, तो इसका पारे पे 80 दिखाता है, इसका पारे पे इसका ब्लड प्रेशर 80 दिखाता है, क्योंकि लौटता हुआ ब्लड है। लेकिन वही जब नीले पंपिंग करता है, इसका 120 दिखाता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जब लौटने लगता है तो इसका प्रेशर 80 हो जाता है। लेकिन गलती सोचिए, अगर महाधमनी कट जाए या धमनी कट जाए, देखे होंगे किसी का, जैसे चिकन वगैरह काटते हैं, उसका काटते हैं ना, तो उसको फवारे के साथ ब्लड निकलता है बहुत तेजी के साथ। तो अगर कोई काट रहा है तो गलती से अगर धमनी कट गई, महाधमनी कट जाए, तो फिर सोच लीजिए उसको जल्दी काम खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। अगर महाधमनी कट गई तो जल्दी मर जाएगा, लेकिन धमनी भी कट गई तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ज्यादा दिक्कत होगी, ब्लड बहुत तेजी के साथ फवारे के साथ निकलेगा। तो कभी आप लोग ये गलती ना कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।